हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद फिर से एक एनालिसिस लेकर के आ रहा हूँ। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ जुबिलिएंट फूड वर्क्स। अगर आपने जुबिलिएंट फूड वर्क्स का नाम नहीं सुना है तो आपने डोमिनोज पिज़्ज़ा का नाम सुना होगा। तो जुबिलिएंट फूड वर्क्स वही कंपनी है जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा का फ्रेंचाइज ओन करती है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो डोमिनोज पिज़्ज़ा वाली कंपनी है जुबिलिएंट फूड वर्क्स, वो प्रेजेंटली कहाँ स्टैंड करती है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वीडियो लाने का मेन पर्पस ये है कि ये स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 54% गिर चुका है। बहुत सारे लोग शायद इसमें इन्वेस्ट करके ऐसा सोच रहे हैं कि निकल जाएं या बने रहें, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसे एक मौका समझ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इन दोनों टाइप के लोगों के लिए आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, बने रहें, निकल जाएं या नया इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं इन सारे सवालों का जवाब। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। आपको तो पता ही है, इससे जो भी मेरा नया वीडियो आता है वो आप तक इजी वे में पहुंच जाता है। चलिए फटाफट स्क्रीन पे और देखते हैं जुबिलिएंट फूड वर्क्स का सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस एंड बाद में फिर टेक्निकल एनालिसिस। कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि आप डोमिनोज पिज़्ज़ा के बारे में जानते हैं। तो जुबिलिएंट फूड वर्क जो है ये एक इंडिया की लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है जो कि अलग अलग ब्रांड के फ्रेंचाइज ओन करती है, जिसमें से जो बिगेस्ट है वो है डोमिनोज पिज़्ज़ा। इसके अलावा कंपनी डंकिन डोनट्स भी ओन करती है, पोपेज का फ्रेंचाइज भी ओन करती है, एंड 2 होम ग्रोन ब्रांड्स हैं जिसे हॉन्क्स किचन या एकदम के नाम से आप जानते हैं। तो इस तरह से इन कंपनी के फ्रेंचाइज को जुबिलिएंट फूड वर्क्स ओन करती है। केवल इंडिया में ही नहीं, अगर आप डोमिनोज देखेंगे तो इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश में इसके फ्रेंचाइज को रन करती है। डंकिन डोनट्स के लिए इंडिया है एंड पोपेज के लिए इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। सो कंपनी के बारे में डिटेल में आप screeners.in पे जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मैं भी वहीं से रेफर करता हूं। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल में बहुत सारे रेशियोज हमें क्या बता रहे हैं कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। तो अगर आप फंडामेंटल को चेक करेंगे तो इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप चेक करेंगे सो मार्केट कैप इज़ 29,040 करोड़। सो अगर आप मार्केट कैप को समझ पाते हैं तो ये एक लार्ज कैप सेगमेंट की कंपनी है, बिकॉज 20,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस आप चेक करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 440 के आसपास है, 442, 43 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी का 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो 652 रुपीज़ है एंड 52 वीक लो जो है वो 412 रुपीज़ है, जो कि कुछ दिन पहले ही कंपनी ने लगाया है। 412 तक इसका प्राइस गिर के आ गया था एंड उसी प्राइस को अगर आप कंपेयर करेंगे ऑल टाइम हाई जो कि 900 के ऊपर का प्राइस है, अप्रॉक्सीमेटली 920, उसके कंपेरिजन में 54% का ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिला। अगर आप पी रेशियो के बारे में समझते हैं तो 69 का पी निकल करके आता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि इसके इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है। बट पी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में और देखेंगे कि इस कंपनी का जो ये पी है इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, बस थोड़ी देर के बाद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुक वैल्यू जो कि 31.4 का है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ये 14 निकल करके आता है। मेन जो हम इंडिविजुअल बेसिस पे समझने का कोशिश करते हैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आता है ROE। सो अगर आप ROE चेक करेंगे तो 25.5% का है। कहने का मतलब है कि कंपनी अपने इक्विटी कैपिटल पे 25.5% के हिसाब से रिटर्न जनरेट कर पा रही है और ये एक अच्छे रेशियो में कंसीडर होता है। सो कंपनी अच्छी कंपनी है, आप इस रेशियो से इसको समझ सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC चेक करेंगे तो ये आपको 21.3% निकल करके आएगा एंड ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंपनी को सेलेक्ट करने के बारे में सोचते हैं तो ये दोनों रेशियो इस कंपनी के फेवर में है, आप ये मान करके चल सकते हैं। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। कंपनी छोटा मोटा डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है, इसलिए डिविडेंड यील्ड आपको 0.27% का दिखेगा। अर्निंग पर शेयर 6.39 का है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम मुझे अभी दिख रहा है वो दिख रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो का। इसके बारे में भी हम आगे थोड़े से डिटेल में और बात करेंगे। ये है 1.12 जो कि एक ज़्यादा वाले काउंट में चल रहा है। 1 के ऊपर का डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा नहीं माना जाता है और ये एक ड्रॉबैक है अगर आप फंडामेंटली कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 18.9% का है, अच्छा है। प्रॉफिट वेरिएंस 10.3% का है। यहाँ पे पीई रेशियो 1.54 बता रहा है, जो कि बताने का मतलब ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ऐसा लग रहा है इस रेशियो को अगर आप देख करके चलते हैं तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के ROC एंड ROE पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चल सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। पीई के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है। पीजी के हिसाब से थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है, लार्ज कैप की कंपनी है। बट इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे जब हम जाएंगे तो हमें एक्चुअली समझ में आएगा कि इस कंपनी में आखिर इतना बड़ा प्राइस ड्रॉप हमें क्यों देखने को मिला है। बट क्वार्टरली से पहले जैसा मैंने कहा था कि पी के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सो पी रेशियो का ग्राफ आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इस ग्राफ को आप ट्रैक करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जब ये स्टॉक अपने हाई पे चल रहा था तब अगर आप पी को चेक करेंगे सो अप्रॉक्सीमेटली आपको 266 के आसपास का पी दिखेगा, जो कि अभी गिरते गिरते जैसा कि आपने देखा है 69 पे आ गया है। सो आपको सिग्निफिकेंट काफ़ी एक लंबा ड्रॉप दिखेगा। और ये 69 इसका, अगर ये आप डॉटेड लाइन आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर डॉटेड लाइन को आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 80 के आसपास आता होगा। मतलब कि ये अपने एवरेज पी से नीचे वाले लेवल पे आ चुका है। और अगर आप इसको प्रीवियस वे में कंपेयर करेंगे तो काफ़ी एक जोन आपको दिखेगा प्रीवियसली, जहाँ पे पी इसी लेवल पे काफ़ी टाइम तक ट्रेड करता था स्टॉक का। ऑलमोस्ट अगर आप दिसंबर 2018 से लेकर के अगर आप ये अप्रैल में जून जुलाई तक का अगर आप देखेंगे 2020 का लगभग 2 साल का टाइम स्टॉक का पी उसी रेंज में दिखेगा। फिर जाके स्टॉक का पी उसी रेंज में आ चुका है। सो यहाँ पे अगर आप पी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक को देखने का कोशिश करेंगे तो यस, इस स्टॉक के लिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, ऐसा मान करके चल सकते हैं। पी के बाद जैसा मैंने कहा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स, ताकि आपको समझ में आए कि ये प्राइस ड्रॉप जो हुआ है या जो 54% का फॉल है, या फिर अगर आप 52 वीक हाई से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35% का फॉल है, इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ है। तो क्वार्टरली रिजल्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बताने का कोशिश करता हूँ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको दिखेगा कि दिसंबर क्वार्टर में 286 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो किया था। अगर इसको क्वार्टर बाई क्वार्टर कंपेयर करें, दैट इज सितंबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप दिखेगा 312 करोड़ से 286 करोड़। मतलब कि प्रॉफिट का गिरना, मतलब कि स्टॉक प्राइस का गिरना, आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आप इसको पिछले साल के दिसंबर 2021 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे तो वहाँ भी आपको एक ड्रॉप देखने को मिलेगा 317 करोड़ से गिर करके 286 करोड़ पे। सो ये जो दोनों ड्रॉप है ये कहीं से भी फंडामेंटली अच्छा नहीं है और इसी वजह से आपको स्टॉक प्राइस में करेक्शन देखने को मिला है। बट हमारा काम क्या है, एनालिसिस करना, और एनालिसिस करते समय उसके बारे में उसके रीज़न को ढूंढना कि ये जो फॉल है क्या ये कंपनी का फॉल्ट है या कंपनी का कुछ फंडामेंटल बिगड़ गया है जिसकी वजह से ये फॉल आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो शायद हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हटाने का सोच सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो हमें इस स्टॉक को और भी ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत होगी। तो आगे बढ़ने के लिए हम इसका देखने के लिए जाते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कंपनी के सेल्स में कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या। आप चेक करिए तो दिसंबर 2021 में 1211 करोड़ का सेल था, जो कि दिसंबर 2022 में आप देखेंगे तो 1332 करोड़ का सेल है। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। सिमिलर वे में अगर आप सितंबर 2022 का डेटा कंपेयर करेंगे दिसंबर 2022 के डेटा से, यहाँ भी आपको एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो कंपनी के सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का सेल इंक्रीज हुआ है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया है। इसका रीज़न है एक्सपेंस का बढ़ना। अब यही पॉइंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये अक्रॉस द सेक्टर प्रॉब्लम है, खास करके जो इस तरह का QSR सेगमेंट में काम करते हैं, जो कि फूड लाइन में काम करते हैं। रीज़न है इन्फ्लेशन। अगर आप डोमिनोज पिज़्ज़ा के प्राइस को ट्रैक करेंगे, आप 1 साल 1.5 साल 2 साल में उसके पिज़्ज़ा हिस्ट्री को चेक कीजिएगा, प्राइस हिस्ट्री को चेक कीजिएगा, डोमिनोज ने प्राइस सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। आप जाके ट्रैक कर सकते हैं, आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा बट सिग्निफिकेंटली नहीं देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा कंपेयर टू जितना कि फूड इन्फ्लेशन हो चुका है।
और डोमिनोज को यहीं पे मार पड़ रही है बिकॉज जो कंपनी का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहने का मतलब सबसे ज़्यादा कंपनी किस रॉ मटेरियल का यूज़ करती है, आप मान के चल सकते हैं। अगर एक एग्जांपल लें तो चीज़, सो आप खुद देख सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट के प्राइस में कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो चुका है पिछले 1 से 2 साल में, और कंपनी ने अगर उस रेशियो में आप तक प्राइस पास ऑन नहीं किया है पिज़्ज़ा के प्राइसेस में, तो कंपनी को कहीं ना कहीं उसका हिट होगा, और यही हिट उसके प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी में एक आपको डिक्रीमेंट देखने को मिला है। सो इन्फ्लेशन का बढ़ना एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस नहीं रह सकता, नहीं रहने वाला है, और कंपनी बहुत कुछ इसके लिए, इसको जो कंपनसेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आप मान के चल सकते हैं ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में आपको डिप देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म में ये इम्पैक्ट शायद कंटिन्यू ना करे, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलर वे में अगर आप क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आपको यहाँ भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन है 132, 80, आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंपेयर करेंगे 133 करोड़ से 80 करोड़ पे आ चुका है, अगर आप इसको ईयर ऑन बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो। ये था मेरा आपको बताने का रीज़न, जो कंपनी का आप देख पा रहे हैं, जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन है और प्राइसेस में भी आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। बट वही चीज़ अगर आप एनुअल बेसिस पे कंपेयर करने जाएंगे, जैसा कि एनुअल रिजल्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा तो कंपनी का हिस्ट्री आपको बहुत ही क्लियर वे में दिखेगा कि कंपनी ईयर ऑन ईयर अगर आप केवल 2020 वाला पार्ट में थोड़ा सा आपको यहाँ पे 19-20 में डिप देखने को मिल सकता है, मे बी वो भी नहीं देखने को मिलेगा, बट अगर आप ईयर ऑन ईयर इसको ट्रैक करेंगे तो आपको कंटिन्यूसली सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, आपको कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, आपको इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली अच्छी मानी जा सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, और यही मुझे बताना था। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करना चाहूँगा, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में एनालिसिस में बताया था कि डेट टू इक्विटी रेशियो स्लाइटली ज़्यादा दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करेगा। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो को यहाँ पे आकर के आप देखोगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डेट ले रहे हो मतलब कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, आप अगर इंटरेस्ट पे करोगे तो कहाँ से जाएगा, प्रॉफिट में से जाएगा। यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट पार्ट ऑफ पे आके चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि एक टाइम तक कंपनी के पास कोई डेट नहीं था, कंपनी 0 इंटरेस्ट पे कर रही थी, बट सडनली आपको दिखेगा कि मार्च 2020 में 2020 में यहाँ पे 165 करोड़ का इंटरेस्ट दिखेगा, 163 करोड़ का, 176 का, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक साल में इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ चुका है, इनफैक्ट 3 से 4% का हाइक हो चुका है। उस हाइक की वजह से बैंकों को प्रॉब्लम हो गई है, बट इन कंपनीज़ को तो इंटरेस्ट देना होगा, और आप देखेंगे कि इंटरेस्ट में भी 194 करोड़ एक आपको जंप दिखेगा, जो कि एक तरह से यहाँ पे आउटफ्लो है और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करता है, और इसी वजह से आपका जो ये नेट प्रॉफिट है उसमें आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट देखता हुआ नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे आपको एक फ्लैट सा सिचुएशन दिख रहा है, और सेम वे में आपको स्टॉक प्राइस में एक डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बिकॉज स्टॉक हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट्स एवरीथिंग इन एडवांस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कंपनी के बैलेंस शीट से कि डेट कितना आ गया, क्या ये प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरा मानना है प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, बट यस इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बिकॉज कंपनी का डेट पार्ट ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है, ये बढ़ चुका है, 1670 करोड़ से बढ़ करके 2326 करोड़ पे आ चुका है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव अलार्म ज़रूर जनरेट करता है अगर हम इसको फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बट कंपनी जिस तरह से एक्सपेंशन मोड में काम कर रही है, शायद ये रिक्वायरमेंट उनके लिए जस्टिफाइड होगा, और यही रीज़न है कि इसका इम्पैक्ट इतना निगेटिव नहीं आ रहा है। यस निगेटिव ज़रूर आ रहा है, आपको ध्यान में रखना है कि डेट कंपनी का बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब हमारा मानना ये है कि अगर डेट बढ़ रहा है, कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर गया है, आप डरे हुए हैं, तो क्या हर कोई डरा हुआ है, हर सब ने बेच दिया है, या बहुत सारे लोग हैं कि इसको मौका समझ रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। हमारे आप से ज़्यादा, मतलब रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा दिमाग लगाने वाले या इस मार्केट की समझ रखने वाले होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
बिकॉज वो हमसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनका एनालिसिस हमसे ज़्यादा होता है। तो इसको समझने के लिए हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग कांस्टेंट है। एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में आप इसको रख सकते हैं। FIIs का आप अगर देखेंगे तो FIIs ने कंटिन्यूसली इस स्टॉक में से एग्जिट किया है। आप एक टाइम पे चेक करेंगे तो ये 41.41% का स्टेक था FIIs का, जो कि अभी गिर के 25.38% पे आ चुका है। ये एक निगेटिव पॉइंट है अगर आप इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को समझने का कोशिश करते हैं तो। बट यहीं पे अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर DII को ट्रैक करेंगे तो ये 10.86 से बढ़ते बढ़ते अभी 21.66% पे आ गया है। मतलब कि DII को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस स्टॉक में दम है, इस स्टॉक से रिटर्न हमें मिल सकता है। FIIs का हम मान के चल सकते हैं बिकॉज ओवरऑल इंडियन मार्केट में FIIs ने कंटिन्यूसली सेल किया है, अपने पोजीशन को कम किया है पिछले एक साल में। तो यहाँ पे आपको ये एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। बट DIIs का यहाँ पे फेथ होना हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यस, इस स्टॉक में फंडामेंटली ऐसा कुछ बहुत नहीं बिगड़ गया है, कुछ बहुत गड़बड़ नहीं है कि इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रख लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि DIIs के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए और बाकी फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हुए मेरा भी मानना है कि इस स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने रडार पे जरूर रखना चाहिए। कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करेगा और आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपको दिखा गिर गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए हैं। तो भाई कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है, कैसे इस चीज़ को कंपनसेट किया जाए, तो इसके लिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये मैंने Q3 के रिपोर्ट से निकाला है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे या ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो कंपनी अपने स्टोर को बढ़ाते जा रही है, सिटीज़ में एक्सपेंशन करती जा रही है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि स्टोर काउंट जो है कंपनी का वो बढ़ करके हो चुका है 1760, जो कि कंटिन्यूसली आपको एक्सपेंशन मोड में यहाँ पे दिखेगा कि कंपनी बहुत सारे स्टोर कंटिन्यूसली ऐड कर रही है। सिमिलर वे में अगर आप देखेंगे सिटी कवरेज का तो कंपनी ने टोटल 16 न्यू सिटीज़ ऐड किए हैं। और अगर आप पिछले क्वार्टर का रिपोर्ट देखेंगे मतलब कि कंपनी अपने स्टोर्स को बढ़ा रही है। सो यही मैंने कहा था कि कंपनी बहुत सारे एफर्ट्स ले रही है अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए और प्राइसेस आप तक पास ऑन नहीं कर रही है। सेल्स इंक्रीमेंट पे पूरा का पूरा फोकस है, अपने एक्सपेंशन पे फोकस है, स्टोर बढ़ाने पे फोकस है और साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च करने पे फोकस है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे या आप डोमिनोज के स्टोर पे भी जाते हैं तो इंडिया के हिसाब से वो बहुत सारे ऐसे पिज़्ज़ाज़ लॉन्च करते हैं जो कि यहाँ के लोगों को पसंद आए। आपको बहुत सारे ऐसे नाम देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद कंपनी ने एक और जो फ्रेंचाइज़ है पोपाइज़ का, इसके भी स्टोर बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जिसका एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। जो बैंगलोर में कंपनी टोटल 12 हो गए हैं जो उनका अगर आप नेटवर्क चेक करेंगे, अलग अलग अच्छे अच्छे मॉल्स में उन्होंने स्टोर डाले हैं और इसको काफ़ी एक्सपैंड करके चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में भी जहाँ भी उन्होंने फ्रेंचाइज़ ले रखे हैं। सो ये सब स्टेप्स है कंपनी का जो कि कंपनी के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, कंपनी के अगर आप देखेंगे तो कमिटमेंट को इंडिकेट करता है कि कंपनी भी अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी को काफ़ी अच्छा रखना चाहती है, प्रॉफिटेबल रखना चाहती है। और कंपनी का जर्नी अगर अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक प्राइस आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज़रूर देगा। सो लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने साल भर की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का सिंपल मतलब होता है 3 साल से लेकर 5 साल का कम से कम व्यू होना चाहिए। रिजल्ट हो सकता है आपको 10 दिन से लेकर के 6 महीने में भी मिल जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपका जो व्यू है, आपका जो फोकस है वो डगमगाना नहीं चाहिए 3 साल 5 साल तक, जब तक ये स्टॉक आपका डिज़ायर्ड लेवल पे पहुंच ना जाए। चलते हैं अब टेक्निकल वे में समझते हैं कि प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है कि स्टॉक में जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस क्या है, सबके बारे में सबसे पहले समझते हैं हम इसके वीकली चार्ट को। स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो चार्ट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है टाइम बचाने के लिए। वीकली चार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर रखा है, ये इसका ऑल टाइम हाई है 919 का और जो यहाँ पे ये लो लगाया था 412 का। सो ओवरऑल यहाँ पे आपको 54% का ड्रॉप देखने को मिलेगा जो मैं बता रहा था या बात कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली वीकली चार्ट में एक लेवल है ये 412 से लेकर के 419 का और इसी लेवल पे कंपनी का ये जो स्टॉक है वो काफ़ी टाइम से सपोर्ट लेकर के चल रहा है। इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 वीक से कंपनी इसी लेवल को एज ए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो आप मान के चल सकते हैं ये जो 412 419 का लेवल है ये शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसके बाद अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो आपको दिखेगा लेवल्स, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये 385 का लेवल है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। और आप इसको इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं, आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है अगर आप वीकली चार्ट से इसको समझने का कोशिश करते हैं। डेली चार्ट पे जाके देखते हैं कि अभी की कहानी क्या है। सो डेली चार्ट पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम मूविंग एवरेजेस, जितने भी मूविंग एवरेजेस होते हैं, सबसे नीचे ट्रेड हो रहा है एक्सेप्ट 20 डे मूविंग एवरेज। ये जो पिंक लाइन है ये 20 डे मूविंग एवरेज है, 20 डे का लाइन है और स्टॉक प्राइस इस लाइन के ऊपर कोशिश कर रहा है सस्टेन करने का। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है अगर इसको आप शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का कोशिश करेंगे तो। ये जो 419 का है ये सपोर्ट लेवल आपको ध्यान में रखना है, 385 का सपोर्ट लेवल वो भी ध्यान में रखना है। ऊपर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसा मैंने कहा कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई, जो कि ये पॉइंट है 52 वीक हाई का 652 का लेवल है, वहाँ से प्रेजेंट प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट 32% नीचे है। और यहाँ से स्टॉक अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो आपको दिखेगा तो ये जो 451 का लेवल है, 451 लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रही है और कंटिन्यूसली यहाँ से इसको एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। सो पहला रेसिस्टेंस आपको ध्यान में यही रखना है कि ये जो रेसिस्टेंस है ये पहला रेसिस्टेंस होगा 451 का, ये क्रॉस करना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इसको ट्रैक करने का कोशिश करेंगे तो आपको फिबोनाची में दिखेगा कि कंपनी दो बार यहाँ से रिटर्न आ चुकी है, जो कि 468 का लेवल है। इसको आप रेसिस्टेंस 2 कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ये 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है और यहाँ से बार बार एक तरह का रिवर्सल आपको देखने को मिलता है। अगर आप प्राइस एनालिसिस करेंगे तो उसके हिसाब से भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हर मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि R3 करके आप ले सकते हैं, वो है 504, मतलब 500 का लेवल, और ये 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल भी है। इसके बाद आने के बाद हम मान सकते हैं कि ये स्टॉक अब बुलिश जोन में आने का कोशिश कर रहा है, आ चुका है, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, 38.2% के ऊपर होगा। तो अभी के ट्रेडिंग के लिए आपको R1, R2, R3 ध्यान में रखना है एंड S1 जो कि मैंने आपको बताया लगभग ये 412 और S2 जो कि 385 का लेवल है, ये सारे टेक्निकल लेवल्स आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म के बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ, तो आपके व्यू लंबा है तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। ये किसी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक तरह से एक एजुकेशनल वीडियो है जिसको आप अपने हिसाब से समझें, अपना एनालिसिस लगाएं, आप अपने किसी फिनेंशियल एक्सपर्ट का एडवाइस लें, फिर ही इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि मैंने कहा है और आप आंख बंद करके बाय करने चले जाएंगे, बिकॉज स्टॉक मार्केट में समझ करके इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो लर्न एंड अर्न के फंडा को फॉलो कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों के पास भी भेज दीजिएगा एंड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।